स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो डील किया था अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉर द लेटरल लोड, मतलब एक बिल्डिंग फ्रेम है, उस पर जब हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होने की वजह से उसका जो हम एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस करने के हमारे पास तीन मेथड थे। फर्स्ट वन इज़ पोर्टल मेथड, सेकेंड वन इज़ कैंटिलीवर एंड थर्ड वन इज़ फैक्टर मेथड। तो हमने इसका फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, पोर्टल मेथड। इसकी मैंने आपको दो अजम्पशंस भी बताई थी। अजम्पशन नंबर 1 थी हमारी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर इन ईच मेंबर लाई एट मिड स्पान, और अजम्पशन नंबर 2 थी हॉरिजॉन्टल shear टेकन बाय द इंटीरियर कॉलम इज जस्ट डबल हॉरिजॉन्टल shear टेकन बाय द एक्सटीरियर कॉलम। इट मीन्स जो इंटीरियर कॉलम होगा उसका जो शेयर होगा वो एक्सटीरियर कॉलम्स के शेयर से डबल होगा। और उसका एनालिसिस करने के मैंने कुछ स्टेप्स भी बताई थी। जब आप पोर्टल मेथड का एनालिसिस करते हो, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे जब हमारा लेटरल फोर्स एक्ट होता है, तो लेटरल फोर्स एक्ट होने की वजह से उस फ्रेम का हम मोमेंट कैसे फाउंड आउट करेंगे पोर्टल मेथड के थ्रू, उसकी मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताई थी। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम निकालते थे हॉरिजॉन्टल शेयर, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम निकालते थे कैलकुलेट द मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम, ठीक है। और कॉलम का मोमेंट हम निकालते थे शेयर की हेल्प से, और कॉलम के मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे। और स्टेप नंबर 3 में हम निकालते थे कैलकुलेट द मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम, मतलब कॉलम के मोमेंट की हेल्प से बीम का मोमेंट निकालते थे, और बीम के मोमेंट को हम स्मॉल एम से डिनोट करते थे। और स्टेप 4 के अंदर हम निकालते थे कैलकुलेट द शेयर इन बीम, बीम के अंदर शेयर निकालते थे। और बीम का शेयर किससे निकलेगा? बीम के मोमेंट की हेल्प से। और बीम के शेयर को हम बोलते थे एफ से डिनोट करते थे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हम निकालते थे कैलकुलेट द एक्सियल फोर्स इन कॉलम, ठीक है। और कॉलम का एक्सियल फोर्स बीम के शेयर पे डिपेंड करता था। तो मतलब एवरी नेक्स्ट स्टेप जो होती थी वो ईच प्रीवियस स्टेप्स पर डिपेंड करती थी। अब हम यहाँ डील करेंगे कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 अजम्पशंस। ये मेथड भी हमारा 2 अजम्पशन पे बेस्ड होता है। अजम्पशन नंबर 1 सिमिलर ही है जो हमने पोर्टल मेथड में डील करी थी, पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रा फ्रैक्चर इन ईच मेंबर लाई एट मिड स्पान, ठीक है। मेंबर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर होगा वो कहाँ लाई करेगा? मिड स्पान पे लाई करेगा। और एजम्पशन नंबर हमारी सेकंड जो है वो है द डायरेक्ट स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस इन कॉलम ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कॉलम। मतलब इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से इस कॉलम पर जो भी एक्सियल स्ट्रेस आएगा, जो भी स्ट्रेस आएगा, उस कॉलम का जो स्ट्रेस होगा वो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब एई का जो भी स्ट्रेस होगा वो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। बीएफ का जो भी स्ट्रेस होगा वो उसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ये इसकी एजम्पशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको सेम वैसे ही डायग्राम मिलेगा। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिलेगी, उस पर लेटरल फोर्स एक्ट हो रहे होंगे और बोलेगा कि आप इसका कम्प्लीटली एनालिसिस करो। तो इसके एनालिसिस में भी हम वैसे ही जैसे हमने पोर्टल मेथड के अंदर किया था, पहले हॉरिजॉन्टल शेयर निकाला था, फिर कॉलम का मोमेंट निकाला, कॉलम के मोमेंट से बीम का मोमेंट निकाला, बीम के मोमेंट से बीम का शेयर निकाला, फिर एक्सियल फोर्स निकाला। इसमें भी हम वैसे ही एनालिसिस करेंगे, बस इसमें हम रिवर्स चलेंगे। उसमें लास्ट स्टेप क्या थी? एक्सियल स्ट्रेस, उसको हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बना लेंगे, ठीक है। रिवर्स चलेंगे। चलो तो देखिए इसकी स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन स्टेप्स ऑफ द कैंटिलीवर मेथड, ठीक है। तो इसकी पहली स्टेप जो होगी हमारी वो होगी कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द कॉलम। मतलब जो हमारा मल्टी स्टोरी फ्रेम जो था हमारा, ये जो मल्टी स्टोरी फ्रेम था, इस मल्टी स्टोरी फ्रेम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो निकालना है इसका सेंट्रोइड निकालना है इस पूरे फ्रेम का।
ठीक है, पहले स्टेप हम क्या निकालेंगे, पूरे फ्रेम का सेंट्रोइड निकालेंगे और पूरे फ्रेम का जो भी वर्टिकल सेंट्रोइड आएगा उस सेंट्रोइड की हेल्प से हम ईच कॉलम का सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप में सिंपल सा है, हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एक्सियल फोर्स इन द कॉलम। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था पोर्टल मेथड का जस्ट अपोजिट है कैंटिलीवर मेथड। जो पोर्टल मेथड की लास्ट स्टेप थी उसको यहाँ हम फर्स्ट स्टेप बना लेंगे। तो लास्ट स्टेप में हम वहाँ निकालते थे एक्सियल फोर्स, तो यहाँ हम फर्स्ट स्टेप में ही निकाल लेंगे एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हो जाएगी हमारी कैलकुलेट द एक्सियल फोर्स ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। सिमिलरली हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर कैलकुलेट द एक्सियल फोर्स इन सेकेंड स्टोरी, और स्टेप नंबर 4 के अंदर कैलकुलेट द शियर एट द एंड ऑफ द बीम। देखिए पोर्टल मेथड के अंदर तो हमने शियर की हेल्प से एक्सियल फोर्स निकाला था, अब यहाँ रिवर्स चल रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सियल फोर्स की हेल्प से शियर निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 में हो जाएगा कैलकुलेट द शियर एट द एंड ऑफ द बीम। ठीक है, और स्टेप नंबर 5 में हो जाएगा कैलकुलेट द मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम। पोर्टल मेथड के अंदर हमने बीम के मोमेंट से शियर निकाला था, यहाँ कैंटिलीवर मेथड में हम क्या करेंगे, शियर से बीम का मोमेंट निकाल देंगे। जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ कॉलम का मोमेंट निकाला था, उससे बीम का मोमेंट आया, बीम के मोमेंट से बीम का शियर आया और बीम के शियर से एक्सियल फोर्स आया। यहाँ हमने क्या करा, सबसे पहले एक्सियल फोर्स निकाला, एक्सियल फोर्स से शियर निकाल दिया, शियर से बीम का मोमेंट निकाल देंगे और बीम के मोमेंट से कॉलम का मोमेंट फाइंड आउट कर देंगे। तो जस्ट एकदम रिवर्स एनालिसिस करना है इसका हमें बाय यूजिंग कैंटिलीवर मेथड। और रिवर्स एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शियर नहीं पता होता। ठीक है, पोर्टल मेथड में हॉरिजॉन्टल शियर पता होता है इसलिए वो इजीली हो जाता है, यहाँ हमें हॉरिजॉन्टल शियर नहीं पता होता इसलिए हमें रिवर्स चलना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा री एनालाइज द फ्रेम। जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करी थी उसी को हमें री एनालाइज करना है बाय यूजिंग द कैंटिलीवर मेथड। एज्यूमिंग डेट ऑल कॉलम हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ इसने स्पेसिफाई भी किया है हर कॉलम का जो एरिया है वो हमें सेम मान के चलना है। तो हम ये मान लेते हैं एवरी कॉलम का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमें G+1 हमें एक बिल्डिंग फ्रेम दे रखा है। ठीक है, उसमें ग्राउंड स्टोरी और फर्स्ट स्टोरी हमें दे रखी है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी हमें दे रखी है। इस पर हमें लेटरल फोर्स गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेटरल फोर्स गिवन होगा 120 और 180, और वर्टिकल हाइट हमें गिवन होगी 3.5 मीटर 3.5 मीटर, और हॉरिजॉन्टल स्पान भी हमें दे रखा होगा L1 L2 L3। ठीक है, इतनी चीज़ हमें गिवन होगी और वो बोलेगा कैंटिलीवर मेथड से इसका एनालिसिस करो। तो कैंटिलीवर मेथड की जो पहली स्टेप होती है वो पहली स्टेप होती है हमारी सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस निकालना होता है। अब सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस पहले तो फ्रेम का निकालेंगे और फिर जब फ्रेम का निकल जाएगा तो उसकी हेल्प से हम ईच कॉलम का सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने मान लिया इस फ्रेम का सेंट्रोइडल वर्टिकल जो एक्सिस जो आएगा वो सेंटर पे आएगा। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही हमारा ये फाइनल ये आ जाएगा हमारा सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस, इससे हम ईच कॉलम का भी निकाल देंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम का की सेंट्रोइडल वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली। सेकंड कॉलम की सेंट्रोइडल वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली। थर्ड कॉलम की सेंट्रोइडल वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और फोर्थ की कौन सी हो जाएगी, ये वाली। मतलब जो भी हमारा रिजल्टेंट सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस की डिस्टेंस आएगी है ना, उस रिजल्टेंट से जिस कॉलम के लिए भी निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस उसकी सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहले तो हमें रिजल्टेंट वाला सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द कॉलम्स, है ना, जो जितने भी कॉलम्स हैं उसका सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेट द सेंट्रोइडल एक्सिस इज एट ए डिस्टेंस x बार फ्रॉम द विनवर्ड कॉलम AEI टेकिंग मोमेंट अबाउट द एरिया ऑफ द कॉलम AEI। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
हमें इसका सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने क्या करा, इस कॉलम को रेफरेंस लिया और इस कॉलम को रेफरेंस लेकर, है ना, इस कॉलम को रेफरेंस लेकर हमने जो भी सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस जो निकाला है इस फ्रेम का, वो लेफ्ट हैंड साइड से निकाला है, इसलिए हमने इस कॉलम को रेफरेंस ले लिया और इसमें हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है। और a1 a2 a3 a4 तो आपको पता ही है, एवरी कॉलम का एरिया, ठीक है, ठीक है। अब x1 x2 x3 x4 क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें x1 की, तो x1 का मतलब हमारा हो जाएगा इस कॉलम से ही डिस्टेंस x1 हो जाएगी। x2 का मतलब हो जाएगा इस कॉलम से डिस्टेंस, x3 हो जाएगा इस कॉलम से डिस्टेंस, और x4 हो जाएगा इस कॉलम से डिस्टेंस, क्योंकि हमने AEI कॉलम को हमने रेफरेंस माना है ना, इसलिए हर कॉलम की AEI कॉलम से डिस्टेंस हम लेंगे। तो हमारा हो जाएगा x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। सबका एरिया तो हमारा 2 2 2 है ना। x1 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम से डिस्टेंस 0, ठीक है। x2 का मतलब हो जाएगा सेकंड कॉलम की फर्स्ट कॉलम से डिस्टेंस, और सेकंड कॉलम की फर्स्ट कॉलम से डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर। इसी तरह से x3 हो जाएगा थर्ड कॉलम की फर्स्ट कॉलम से डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10.5, ठीक है। इसी तरह से हम x4 भी रख देंगे, फोर्थ कॉलम की फर्स्ट कॉलम से डिस्टेंस 15.5, और इससे हमारा फाइनली x बार निकल के आ जाएगा 8.25। तो मतलब हमारा ये x बार निकल के आ गया कितना, 8.25, ठीक है। तो ये इस पूरे कॉलम्स का हमारा सेंट्रोइडल वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। अब हमें एवरी कॉलम की निकालनी है। तो एवरी कॉलम की का मतलब हो गया, अगर हम फर्स्ट कॉलम के सेंट्रोइडल वर्टिकल डिस्टेंस बात करें तो इस कॉलम की इससे डिस्टेंस x1 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कॉलम की कौन सी हो जाएगी, सेकंड कॉलम की इससे डिस्टेंस x2 हो जाएगी, थर्ड कॉलम की इससे डिस्टेंस x3 हो जाएगी, और फोर्थ कॉलम की यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x4 बार हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब हमारा x बार आ गया, तो उससे हम x1 बार x2 बार x3 बार x4 बार भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप हमारी कंप्लीट होगी। पहली स्टेप में हमने एक तो रिजल्टेंट x बार निकाला, और उससे हमने x1 बार x2 बार x3 बार x4 बार फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर हम सेकंड करते हैं। स्टेप नंबर हमारी सेकंड क्या थी, कैलकुलेट द एक्सियल फोर्स इन द कॉलम। मैंने बताया था आपको रिवर्स चलेंगे इसमें, उसकी जो लास्ट स्टेप थी उसको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बना लेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पर हमारी, कैलकुलेट द एक्सियल फोर्स इन द कॉलम ऑफ फर्स्ट स्टोरी। तो जो भी फर्स्ट स्टोरी है पहले हम उसका एक्सियल फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टोरी कौन सी है, हमारे पास हम मान के चल रहे हैं हमारी नीचे वाली स्टोरी फर्स्ट है, ऊपर वाली सेकंड है। तो पहले हमें जो करना है, इस फर्स्ट स्टोरी के जितने भी कॉलम है उसका हमें एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करना है। हम मान के चल रहे हैं कि इस कॉलम का एक्सियल फोर्स जो है हमारा वो क्या है, V1 है, तो इसका क्या हो जाएगा V2, इसका क्या हो जाएगा V3, और ये क्या हो जाएगा V4, ठीक है, ठीक है। तो x1 हमारा x बार के इक्वल था, तो V1 भी हमारा V बार के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो, तो अब एक्सियल फोर्स निकालने के लिए हम हमारी जो सेकंड एजम्पशंस थी उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सेकंड एजम्पशंस क्या थी हमारी, देखिए, सिंस द एरिया आर इक्वल, एक्सियल फोर्स इन अदर कॉलम विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। मैंने आपको बताया ही था, एजम्पशन नंबर जो 2 थी वो यही थी, एक्सियल स्ट्रेस जो होता है वो उनके सेंट्रोइडल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेस अगर प्रोपोर्शनल होगा तो एक्सियल फोर्स भी उनके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, V1 अपॉन x1 इज इक्वल टू V2 अपॉन x2 इज इक्वल टू V3 अपॉन x3 इज इक्वल टू V4 अपॉन x4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम निकाल देंगे V2 की वैल्यू, फिर इन दोनों को ले लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, उससे हम निकाल देंगे V2 की वैल्यू V1 की फॉर्म में। तो V1 इक्वल टू V है, तो V2 की वैल्यू यहाँ V की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। फिर हम ले लेंगे इन दोनों को, तो इसमें भी क्या होगा, V3 की जो वैल्यू होगी वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, V की फॉर्म में आ जाएगी,
ठीक है। V3 की वैल्यू जो होगी V की फॉर्म में आ जाएगी। फिर ऐसे ही इसको और इसको ले लेंगे तो इसमें भी क्या होगा, V4 की जो वैल्यू होगी वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, V की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करा, इसको आपस में कंपेयर किया, V1 अपॉन x1 इक्वल टू V2 अपॉन x2 किया, तो इससे हमने V2 निकाल लिया, तो V2 इक्वल टू आ गया x2 अपॉन x1 इंटू V1, और V1 क्या था हमारा V था, तो V2 इक्वल टू हो गया हमारा x2 अपॉन x1 इंटू V। x2 और x1 की वैल्यू को हमने पुट कर दी, तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1515 V। इसी तरह से V3 भी निकाल लिया है V की फॉर्म में, V4 भी निकाल लिया है V की फॉर्म में। अब आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने V2 वाला जो साइन है वो डाउनवर्ड बनाया, और V3 और V4 वाला जो बनाया वो अपवर्ड बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हमें कोई वर्टिकल फोर्स दे नहीं रहा, तो इसको हमने सिमेट्रिक करने के लिए 2 को हमने डाउनवर्ड ले लिया और 2 को हमने अपवर्ड ले लिया। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है, हमें एक्सियल फोर्स निकालने, हर कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का एक्सियल फोर्स V1 हो जाएगा, दूसरे का V2, तीसरे का V3, चौथे का V4। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझो, अगर हमने यहाँ पर V की वैल्यू निकाल ली, मतलब अगर हमने फर्स्ट कॉलम का एक्सियल फोर्स निकाल लिया, तो उससे हमारा V2, V3, V4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें अब सिर्फ V1 मतलब V की वैल्यू निकालनी है, मतलब फर्स्ट कॉलम का एक्सियल फोर्स निकालना है। तो फर्स्ट कॉलम का एक्सियल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमें डायग्राम दे रखा था ना, इस डायग्राम को हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस कॉलम, जिस कॉलम का भी एक्सियल फोर्स बनाना होता है, फाइंड करना होता है, उस कॉलम के एक्सियल फोर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर तक हमें डायग्राम को बनाना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर के बाद बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए जिस कॉलम का भी हमें एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस कॉलम के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर तक हमें डायग्राम को ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें EI का, FJ का, GK का, HL का एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ तक सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर था, उसको यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया NN। ठीक है ना, चलो ठीक है। और सारे पॉइंट्स हमने यहाँ शो कर दिए, ABCDEFG जो भी है, और X1, X2, X3, X4 आपको पता ही है, हर कॉलम की साइनटोइडल डिस्टेंस है, मेन साइनटोइडल डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब AB कॉलम के साइनटोइडल डिस्टेंस मेन साइनटोइडल डिस्टेंस से जो होगी वो X1 होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो X2 होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो X3 होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो X4 होगी। वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है इधर से, लेफ्ट साइड से। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जब लेफ्ट साइड से यहाँ पर आ रहा है, तो इसको सिमेट्री करने के लिए हमने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दी। बट यहाँ पर कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2 को डाउनवर्ड ले लिया और 2 को अपवर्ड ले लिया। ठीक है, चलो अब हमें V की वैल्यू निकालनी है। V का मतलब V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 की वैल्यू जब निकालोगे तो इसके अबाउट ही बेंडिंग मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट द ऑल फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर N ऑफ द लीवर्ड कॉलम, मतलब हमें इस V1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी फोर्स हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा हमें। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल हो जाएगी, जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो हमें जो है इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 120, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे जा रहा है हमारा ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जैसे हमारा जा रहा है तो इसका हो जाएगा 120 इंटू 5.25 पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। अच्छा एक सेकेंड, तो हमारा फर्स्ट हो गया 120 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली 5.25। फिर सेकेंड हमारा है 180, तो 180 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 1.75। ये भी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर ली। 120 इंटू 5.25 प्लस 180 इंटू 1.75।
अब देखिए इसमें वर्टिकल फोर्स भी तो है हमारा, फर्स्ट हमारा वर्टिकल फोर्स है V1, तो V1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो V1 इंटू जो भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 15.5। अब ये देखिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमने यहाँ कर दिया माइनस V1 को हम V बोलते हैं, तो माइनस V इंटू 15.5। इसी तरह से ले लेंगे V2 इंटू ये डिस्टेंस, V3 इंटू ये डिस्टेंस। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, n के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया, इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 120 इंटू 5.25 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 180 इंटू 1.75, ठीक है। फिर हमने लिए वर्टिकल फोर्स, तो सबसे पहले आया V1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो गई 15.5, सेकेंड V2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, V2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये वाली, ठीक है। और V2 की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर V की फॉर्म में लिखी है, ठीक है ना, बताया था आपको, है ना, इससे पहले। V2 की वैल्यू V की फॉर्म में क्या होती है, 0.1515 V, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, V3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखिए यहाँ पर यहाँ से मोमेंट जो है हमारा क्लॉकवाइज हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और V3 की जो वैल्यू है होती है V की फॉर्म में 0.2727, ठीक है, बताया था ना, ये रहा 0.27, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, V4 के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले लिया, तो हमारा हो गया 120 इंटू 5.5, 180 इंटू 1.75, क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव आ गया। V1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15.5, V2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8.5 और V3 वापस क्लॉकवाइज आ गया, तो उसको हमने पॉजिटिव ले लिया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमारे पास V मीन्स V1 की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 61.28, ठीक है। इसको हम डाउनवर्ड लेते हैं, और V1 की वैल्यू, V1 मतलब V की जो वैल्यू आएगी उसको हम V2 V3 V4 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास V2 V3 V4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास V2 V3 V4 की वैल्यू आ जाएगी। V1 V2 का साइन डाउनवर्ड होता है, V3 V4 का अपवर्ड होता है। इसका आप समअप करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक्सियल फोर्स निकाला है, किसके अंदर एक्सियल फोर्स निकाला है हमने, फर्स्ट स्टोरी के अंदर। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, फर्स्ट कॉलम के फोर्स को V1 बोल दिया, दूसरे को V2 V3 V4, ठीक है। और V1 की वैल्यू निकाल ली, और इससे हमारे पास V2 V3 V4 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। सेम प्रोसीजर हम करेंगे अबव स्टोरी के लिए, एक्सियल फोर्स इन द कॉलम ऑफ द सेकेंड स्टोरी के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो जो सेकेंड स्टोरी है इसके कॉलम के एक्सियल फोर्स को हम बोल देंगे V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश, V4 डैश, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे, और इसमें भी V2 डैश, V3 डैश और V4 डैश की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे सेकेंड एजम्पशन लगाकर, और इसमें भी हम V डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही हमारे पास V डैश की वैल्यू आएगी उससे हमारा V2 V3 V4 आ जाएगा। अब V डैश की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करनी है, तो सेम टू सेम हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस कॉलम के लिए भी हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफिक्शन निकालते हैं, डायग्राम सिर्फ वहीं तक ही बनता है। हम इन कॉलम्स के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफिक्शन, हम इन कॉलम्स के लिए जो है एक्सियल फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो सिर्फ यहाँ तक ही बनेगा। यहाँ तक बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें नीचे वाला फोर्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें हम इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, VA इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर V1 इसके अबाउट हम लेंगे तो हो जाएगा हमारा ये इंटू ये डिस्टेंस। फिर हमारे पास यहाँ पर V1 होगा, V1 इंटू ये डिस्टेंस, V2 इंटू ये डिस्टेंस, V3 इंटू ये डिस्टेंस। इस तरह से हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया भी है 120 इंटू 1.75, ठीक है, माइनस V1 इंटू डिस्टेंस माइनस V2 इंटू डिस्टेंस प्लस V3 इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो सिर्फ टॉप स्टोरी को ही लिया है हमने, है ना। तो उससे हमारे पास V1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम V2 V3 V4 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और उसका भी अलजेब्रिक सम जब करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 एंड 3 के अंदर हमने एक्सियल फोर्स निकाल दिया, फर्स्ट स्टोरी एंड सेकेंड स्टोरी, ठीक है। और एक्सियल फोर्स से जो है हम
शेयर निकाल देंगे बीम का, क्योंकि इसमें हम रिवर्स चलते हैं ना, क्योंकि पोर्टल मेथड में तो हम शेयर से एक्सियल फोर्स निकालते थे, हम एक्सियल फोर्स से क्या निकाल देंगे, शेयर निकाल देंगे। ठीक है, रिवर्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर शेयर, क्योंकि इसे हमें कैंटिलीवर मेथड से करना है। ठीक है, तो देखिए स्टेप नंबर 4 देखिए, कैलकुलेट द शेयर एट द एंड ऑफ द बीम। ठीक है, तो क्लियर है, आपका कुछ करना याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पोर्टल मेथड की स्टेप्स याद रखनी है, उसी को रिवर्स कर देना है, तो वो किसकी स्टेप्स हो जाएगी, कैंटिलीवर मेथड की स्टेप हो जाएगी। तो कैंटिलीवर मेथड की स्टेप्स में पहली स्टेप्स के अंदर हमने साइनटोइडल डिस्टेंस निकाल दी, स्टेप नंबर 2 के अंदर और 3 के अंदर हमने एक्सियल फोर्स निकाल दिया, और स्टेप नंबर 4 के अंदर हम निकालेंगे शेयर। किसका शेयर निकालेंगे, बीम का। तो कैलकुलेट द शेयर एट द एंड ऑफ द बीम। तो देखिए यहाँ पर shear at the end of the beam can be determined from the axial force in the column at various joint। ठीक है, वेरियस जॉइंट के लिए हम शेयर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शेयर निकालेंगे, हमारे पास फर्स्ट बीम कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट बीम है हमारी EF। तो इस EF का जो हमारा शेयर होगा, है ना, वो हो जाएगा हमारा, भाई इस कॉलम का एक्सियल फोर्स क्या था, V1 डैश, और इस कॉलम का एक्सियल फोर्स क्या था हमारा, V या V1। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे V1 डैश माइनस V1, तो इस कॉलम का शेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 डैश माइनस V1। देखिए V1 डैश माइनस V1। ठीक है, अब देखिए सेकंड हम बीम की बात करते हैं। सेकंड हमारी बीम है ये वाली, सेकंड हमारी बीम है ये वाली। अगर हमें इस बीम का शेयर निकालना है तो क्या हो जाएगा, V2 डैश माइनस V2, है ना, प्लस प्रीवियस वाला ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें इस बीम का शेयर निकालना है तो हम करेंगे V3 डैश माइनस V3 प्लस इस बीम का हम शेयर ऐड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें AB का शेयर निकालना है, AB का शेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB का जो शेयर होगा वो V1 डैश के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें BC का शेयर निकालना है तो BC का शेयर जो होगा वो V2 डैश के इक्वल हो जाएगा, प्लस प्रीवियस वाला ऐड कर देंगे। अगर हमें CD का शेयर निकालना है तो CD का जो शेयर होगा वो V3 डैश के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये वाला शेयर ऐड कर देंगे। मतलब प्रीवियस बीम वाला शेयर हमें ऐड करते चलना है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब हम EF का शेयर निकालेंगे तो V1 डैश माइनस V1 हमें करना है। जब हम FG का शेयर निकालेंगे तो V2 डैश माइनस V2 करना है, प्लस पुराना वाला ऐड करना है। जब GH का शेयर निकालेंगे तो V3 डैश माइनस V3 करना है, प्लस प्रीवियस वाला ऐड करना है। इसी तरह से जब हम AB का शेयर निकालेंगे तो V1 डैश के इक्वल होगा, BC का शेयर निकालेंगे तो V2 डैश के इक्वल होगा, प्लस प्रीवियस वाला ऐड होगा। CD का जब शेयर निकालेंगे तो V3 डैश के इक्वल होगा, प्लस प्रीवियस वाला ऐड होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शेयर निकाला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, EF का शेयर V1 डैश माइनस V1, FG का शेयर V2 डैश माइनस V2 प्लस प्रीवियस वाला हमने ऐड कर दिया। GH का शेयर V3 डैश माइनस V3 प्लस प्रीवियस वाला हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से AB का हो जाएगा V1 डैश, BC का हो जाएगा V2 डैश प्लस प्रीवियस वाला हमने ऐड कर दिया, और CD का हो जाएगा V3 डैश प्लस प्रीवियस वाला हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और शेयर के मोमेंट से हम बीम के शेयर से हम निकाल देंगे बीम का मोमेंट। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम। तो शेयर से बीम का मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा है, जो बीम का मोमेंट होगा वो जिस बीम के लिए भी हमने शेयर निकाला है उस बीम की लेंथ का हाफ। फॉर एग्जांपल हमारी AB बीम में, AB बीम के लिए हमने शेयर जो भी निकाला है, तो AB बीम की जो भी लेंथ होगी उसकी हाफ लेंथ को जब उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बीम का मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, और हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एवरी बीम के अंदर मिड पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पर मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो शेयर से बीम का मोमेंट जो निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, जिस बीम के लिए भी हम बीम का मोमेंट निकाल रहे हैं उस बीम का जो भी शेयर है उसकी हाफ लेंथ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस बीम का मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल
हमारी फर्स्ट बीम है फर्स्ट स्टोरी की MEF। तो MEF का अगर आपको मोमेंट निकालना है तो MEF तो EF मेंबर का जो भी शेयर है उसकी हाफ लेंथ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, हाफ लेंथ का मतलब L1/2, तो उसका हमारा बीम मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारा बीम थी FG। अगर आपको MFG का मोमेंट निकालना है तो उसका जो भी शेयर था उसकी हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मोमेंट आ जाएगा। अगली हमारी बीम थी MGH का जो भी शेयर था उसकी हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंट आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम में ही बता देता हूँ एक बार, देखिए ये रहा। ठीक है, अगर हमें इसका मोमेंट निकालना है तो इसका जो भी शेयर था वो इसकी हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको इसका मोमेंट निकालना है तो इसका जो भी शेयर था वो इसकी हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका अगर आपको मोमेंट निकालना है तो इसका जो भी शेयर था उसको इसकी हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सेम हम ऊपर भी कर देंगे। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारा बीम का मोमेंट। ठीक है, और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बीम का मोमेंट आया है उससे हम किसका मोमेंट निकाल लेंगे, कॉलम का मोमेंट निकाल लेंगे। कैलकुलेट द मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम। और कॉलम का मोमेंट तो बिल्कुल सिंपल है, पहले हम निकालते हैं टॉप स्टोरी का, फिर हम निकालते हैं बॉटम स्टोरी का। ठीक है, तो देखिए कॉलम का मोमेंट हम किस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था मोमेंट निकालने का कंसेप्ट होता है किसी भी जॉइंट पर वर्टिकल जो मेंबर्स होते हैं उसके मोमेंट का सम हॉरिजॉन्टल मेंबर के मोमेंट के सम के इक्वल होता है। इसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे और इसी से हम एवरी मेंबर का कॉलम मोमेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाल रहे हैं टॉप स्टोरी का कॉलम मोमेंट। तो देखिए टॉप स्टोरी की अगर हम बात करें तो टॉप स्टोरी में हमारा ये फर्स्ट कॉलम है AE। ठीक है, तो AE का जो कॉलम होगा, अब AE की हम बात करते हैं तो AE का हमारा जॉइंट जो है वो कौन सा है, A जॉइंट है। इस जॉइंट पर हमारे कितने कॉलम आ रहे हैं, वर्टिकल मेंबर कितना आ रहा है, वर्टिकल मेंबर एक आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल मेंबर कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मेंबर भी एक ही आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था मोमेंट का एक कंसेप्ट होता है वर्टिकल मेंबर्स के मोमेंट का सम जो होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के मोमेंट के सम के इक्वल होता है। तो उस अकॉर्डिंग AE का जो मोमेंट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से DH का जो मोमेंट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DC के मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं AE का जो कॉलम मोमेंट होगा वो AB के B मोमेंट के इक्वल होगा। सिमिलरली DH का जो मोमेंट होगा वो DC के B मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम बात करें BC मेंबर की, ठीक है, BF मेंबर की, तो BF मेंबर का जो पॉइंट है ये B पॉइंट है। इस B पॉइंट पर देखिए हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है हमारे वो 2 हैं और वर्टिकल जो मेंबर है वो 1 है। और मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल मेंबर के मोमेंट का सम वर्टिकल मेंबर के मोमेंट के सम के इक्वल होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको BF निकालना है, तो हमारा MBF क्या हो जाएगा, MBF हमारा हो जाएगा MBA प्लस MBC। ठीक है, इसी तरह से हमें CG का मोमेंट निकालना है, तो CG के मेंबर का मोमेंट जो हो जाएगा MCB प्लस MCD। तो इस तरह से हमने टॉप स्टोरी का मोमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब आ जाइए बॉटम स्टोरी पर। बॉटम स्टोरी के अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम है हमारा EI। ठीक है, और E पॉइंट पर अगर हम वर्टिकल मेंबर की बात करें तो 2 वर्टिकल मेंबर है और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। और कंसेप्ट ये होता है वर्टिकल मेंबर का सम जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर के सम के इक्वल होता है। तो ये मोमेंट प्लस ये मोमेंट इक्वल हो जाएगा MEF के, और हमें निकालना है MEI। तो हमारा क्या हो जाएगा, MEI इज इक्वल टू MEF माइनस MAE कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कहने का मतलब ये है हमें इसका जब मोमेंट निकालना है, इसका जो मोमेंट निकालना है इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट माइनस इसका मोमेंट। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसका मोमेंट निकालेंगे तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, इस मोमेंट में से इस मोमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें FJ और GH GK का भी निकालना है। तो देखो F पॉइंट पर हमारे 2 तो हैं कॉलम और 2 हो गई हमारी बीम। अगर हम FJ की बात करें तो FJ का जो मोमेंट हो जाएगा, इन दोनों के मोमेंट को हम ऐड कर देंगे और उसमें से
इसके मोमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा एफ जे का मोमेंट आ जाएगा। सिमिलरली हमें निकालना है जी के का मोमेंट, तो इन दोनों मोमेंट को हम ऐड कर देंगे और इसमें से हम इसके मोमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा जी के का मोमेंट आ जाएगा। तो मोमेंट निकालने का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट यही है, किसी भी जॉइंट पर जितने भी वर्टिकल मेंबर होते हैं उसके मोमेंट का सम हॉरिजॉन्टल मेंबर के मोमेंट के सम के इक्वल होता है। तो उस बेसिस पर हमने एवरी कॉलम का मोमेंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसका सेंट्रोइड निकालना है, उस सेंट्रोइड से हम एवरी कॉलम का सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप के अंदर हमें फर्स्ट स्टोरी का एक्सियल फोर्स निकालना है। थर्ड स्टेप में हमें सेकेंड स्टोरी का एक्सियल फोर्स निकालना है। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें एक्सियल फोर्स की हेल्प से शियर निकालना है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप के अंदर हमें शियर से बीम का मोमेंट निकालना है। शियर से बीम का मोमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी शियर आया था उसको उसकी हाफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बीम के मोमेंट आ गया, बीम के मोमेंट से हम कॉलम का मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट मेथड पढ़ेंगे, फैक्टर मेथड। Thank you so much for watching this video.